हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए पोस्ट कॉलोनियल एक राइटर हैं जो चिनुआ अशेबे। इनका पूरा नाम थोड़ा सा अजीब है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अल्बर्ट चिनुआ लुमोगो अशेबे। ये अशेबे लास्ट में आएगा। चिनुआ जो है बीच वाला जो नेम है ना, उससे थोड़ा सा एक पार्ट लिया गया और जो उनका फर्स्ट नेम है वो क्या है, अल्बर्ट है। ये और इनका जो जन्म है ना वो 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। कहाँ हुआ था? नाइजीरिया में। ठीक है। और इनकी जो डेथ है वो कहाँ हुई थी? यूएस में। और डेथ कब हुई है इनकी? 2013 में। ये आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है। और इनकी जो फेमस नॉवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट, जिससे आपके एलटी प्री में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो नॉवेल है इनकी फर्स्ट नॉवेल है, सबसे पहली बात। और इस फर्स्ट नॉवेल ने ही इनको इतना फेमस कर दिया कि शायद इनका ये सबसे अच्छा वर्क भी माना जाता है। इसी वर्क के चलते इन्हें जो है रेनेसांस में एक नाइजीरियन लिटरेचर के रेनेसांस में एक अहम रोल भी इनको दिया गया। अहम रोल से मतलब है कि इनको उसका शुरुआत करने वाला माना गया। और एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो इनकी नॉवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट, उसका टाइटल जो है वो डब्ल्यू वी यीट्स की पोयम से लिया गया है, जिसका नाम जो है द सेकेंड कमिंग है। ठीक है। ये 2-3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं चिनुआ अचीबे से रिलेटेड क्वेश्चंस को, जो आपके एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ डिड चिनुआ अचेबे चैलेंज colonial misrepresentations ऑफ अफ्रीका थ्रू हिज नॉवेल्स? अपने नॉवेल्स के थ्रू चिनुआ अचेबे जो है किस तरह से चैलेंज करते हैं कॉलोनियल मिस रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जिस तरह से अंग्रेज़ों ने एक वर्क है आर्ट ऑफ डार्कनेस, ठीक है, उसमें बड़ा अजीब सा उनको बड़ा इलिटरेट और वाइल्ड किस्म का अफ्रीकन लोगों को दिखाया गया है। ठीक है ना। तो चिनुआ अचेबे जो इस तरह की नॉवेल या जो भी वर्क आए जिन्होंने अफ्रीका को डिग्रेड करने की कोशिश करी, तो कह रहा है कि उन्होंने किस तरह से उसको चैलेंज किया है अपने नॉवेल के थ्रू। तो ये हमें बताना है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चिनुआ अचेबे ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर। ठीक है। ये जो भी आपको बात बताई कि फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर इनको कहा जाता है चिनुआ अचेबे को। बिकॉज क्योंकि हिज नॉवेल्स, जो उनके नॉवेल हैं, डायरेक्टली चैलेंज, वो सीधे सीधे चैलेंज करते हैं कि हाउ अफ्रीका वाज पोर्ट्रेड बाय कॉलोनियल राइटर्स, कि कैसे कॉलोनियल राइटर्स के द्वारा अफ्रीका को पेश किया गया, उसको खुलेआम चैलेंज करते हैं। कॉलोनियल राइटर कौन होते हैं? वो लोग जो कॉलोनियल पीरियड में लिखते थे और वो अंग्रेज़ों का जो है साथ देते थे, मतलब उनकी तरफदारी करते हुए लिखते थे कि हम जो है वो दुनिया में कब्जा इसलिए करते हैं कि हमारे ऊपर एक बोझ है कि जिस, और वो बोझ क्या है कि हम दुनिया के लोगों को क्या बना सके, शिक्षित बना सके, उनको कल्चर सिखा सके, उनको रहने और जीने का ढंग बता सके। ये प्रोपेगेंडा करते रहे हैं पूरे कॉलोनियल पीरियड में। जैसे इसमें देखिए नाम दिया गया है जोसेफ कॉनरॉड का जो वर्क है, ये द हार्ट ऑफ डार्कनेस जो अभी आपको बताया था। इसी तरह के बहुत सारे वर्क जो है आए जिन्होंने जो कॉलोनियल पीपल थे, मतलब जो कॉलोनी बन गए थे अंग्रेज़ों की, उनको बहुत बुरा भला दिखाया है कि ये असभ्य हैं बिल्कुल, है ना, सेवेज हैं, हम ना आते तो ये एजुकेटेड ही ना हो पाते। इस तरह के प्रोपगेशन ये करते रहे हैं, अभी भी करते हैं। अपने को सुपीरियर मानते हैं, बाकी दुनिया को क्या मानते हैं? इन्फीरियर मानते हैं। इस बात को एशेबे ने बहुत अच्छे से जो है काउंटर किया है अपनी नॉवेल्स के थ्रू। अच्छा देखिए, बिफोर अशेबे, अशेबे से पहले वर्क्स लाइक जोसेफ कॉनराड, से इसे जोसेफ कॉनराड का वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस, रिड्यूस्ड अफ्रीका टू व्हाट अशेबे लेटर कॉल्ड अ मेटाफिजिकल बैटलफील्ड डिवॉइड ऑफ ऑल रिकग्निजेबल ह्यूमैनिटी। मतलब उसको ऐसा दिखाते थे कि जैसे वो बिल्कुल जंगली है, उनको कुछ पता ही नहीं है। अगर ये अंग्रेज ना जाते तो उनको कुछ पता ही ना होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अशेबेज फर्स्ट नावल, अशेबिक जो फर्स्ट नावल है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो 1958 में पब्लिश हुई थी,
प्रेजेंटेड द इग्बू पीपल को प्रेजेंट करती है, नॉट एज सेवेजेस, सेवेजेस की तरह नहीं, बट एज कम्युनिटी, लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी के तौर पर जो कि रिच कल्चर रखती है, लॉज अपने रखती है और स्पिरिचुअलिटी भी रखती है। ठीक है, वो देखिए आप ये भी बात तो मान सकते हैं कि जो व्यक्ति जहाँ का होता है उसकी बड़ाई करता है, लेकिन जब आप इनके कॉलोनियल राइटर्स के वर्क्स पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई में इन्होंने जो कॉलोनीज के पीपल थे उनको इतना डिग्रेड कर दिया था कि एनिमल के बराबर पहुंचा दिया था, बल्कि उससे भी नीचे। ठीक है ना, तो इसको काउंटर करने के लिए चिनुआ अशेबे ने स्टैंड लिया था। आगे देखते हैं। थ्रू द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ ओकोंक्वो की ट्रेजिक स्टोरी के द्वारा अशेबे डिपिक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इग्बो ट्रेडिशंस के कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता को ये दिखाते हैं। बिफोर, पहले, एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन और उससे पहले। प्रोवर्ब्स, स्टोरीज एंड रिचुअल्स रिवील द डेप्थ ऑफ हिज सोसाइटी। जो प्रोवर्ब्स हैं या स्टोरीज हैं या जो रिचुअल्स हैं वो इनकी डेप्थ ऑफ दिस सोसाइटी को बताते हैं। ठीक है, कि उसमें क्या क्या मौजूद था। प्रोवर्ब्स आर द पाम ऑयल विथ विच वर्ड्स आर ईटन, चैप्टर 1। अच्छा है, बाय यूजिंग प्रोवर्ब्स का यूज करके, ओरल ट्रेडिशंस का यूज करके, एशेबे ने दिखाया दैट कि इग्बो सोसाइटी वैल्यूड विजडम, इग्बो सोसाइटी जो थी वो विजडम को वैल्यू करती थी, जस्टिस को वैल्यू देती थी और कम्युनल लाइफ को भी। ठीक है, अशेबे आल्सो एक्सपोज द डिसरप्टिव फोर्सेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, और जो आपके अशेबे हैं वो डिस्ट्रप्टिव फोर्स, विनाशकारी ताकत को, शक्ति को भी एक्सपोज करते हैं जो कॉलोनियलिज्म की थी। द अराइवल ऑफ मिशनरी, जैसे मिशनरी आए, डिवाइड्स द विलेज, उन्होंने गांव को बांट दिया, लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ ओल्ड वैल्यूज़, और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया किसमें, उनकी वैल्यूज़ को ख़त्म करने में। इन द नॉवेल्स एंडिंग, नॉवेल के एंड में, द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो कि बड़ा एरोगेंट था और इग्नोरेंट भी था उन लोगों की सोसाइटी से, रिड्यूस ओकोंक्वोज लाइफ टू अ मेयर टेक्स्ट फुट नोट इन हिज बुक। वो ओकोंक्वो की लाइफ को अपनी बुक के सिर्फ एक फुट नोट में ख़त्म कर देता है कि बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अशेबे यूजेस दिस सीन, अशेबे ने इस सीन को यूज़ किया है टू क्रिटिसाइज करने के लिए कि हाउ यूरोपियंस मिनिमाइज्ड अफ्रीकन हिस्ट्रीज़, कि कैसे यूरोपियंस ने अफ्रीकन हिस्ट्रीज़ को मिनिमाइज़ किया, उनको कम से कम दिखाया, उनको धुतकार दिया है एक तरीके से। 10 अशेबे नॉवेल, इस तरह से अशेबे की जो नॉवेल है काउंटर स्टीरियोटाइप्स बाय ऑफरिंग अ जेन्युइनली अफ्रीकन परस्पेक्टिव, वो स्टीरियोटाइप्स को काउंटर करते हैं, ऑफरिंग अ जेन्युइनली अफ्रीकन परस्पेक्टिव, एक को जेन्युइन बिल्कुल सच्चा सा परस्पेक्टिव अफ्रीका का दिखा करके। ही वंस सेड, उन्होंने एक बार कहा था, द रोल ऑफ नॉवलिस्ट इज टू बी अ टीचर, नॉवलिस्ट का जो रोल है ना वो टीचर की तरह होता है, गिविंग हिज पीपल, कि वो लोगों को आ स्टोरी, एक स्टोरी देता है, दैट रिस्टोर्स दियर डिग्निटी, जो उनकी डिग्निटी को बनाए रखती है। हिज वर्क्स ट्रांसफॉर्म्ड अफ्रीकन लिटरेचर, उनके कामों ने अफ्रीकन लिटरेचर को ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस की आवाज़ के तौर पर, एंड सेल्फ डेफिनेशन, और खुद को परिभाषित करने की आवाज़ से। ठीक है, में तो ये हमारे थे शिनुआ अशेबे, जिन्होंने काउंटर अटैक किया किन लोगों पर, जिन्होंने कॉलोनाइजेशन करने वाले अंग्रेज़ों या फ्रांसीसियों या स्पेनिश या डचेस जो भी थे कॉलोनी बनाने वाले, उन सबको जो उनके सामने खड़े हुए हैं मजबूती के साथ, और उन्होंने अपने देश के लिए तर्क वितर्क और ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और प्रोवर्ब्स, स्टोरीज़, इन सब से अपनी सोसाइटी को ऐसा दिखाया है जैसा इन लोगों ने नहीं दिखाया। यानी जो उनका ये कहना था जो कॉलोनी बनाने वाले थे कि हमारी तो जिम्मेदारी है भाई कि हम दुनिया में जाएं और लोगों को सिखाएं कि ज़िंदगी कैसे जीना है। तो अशेबे ने उनको गलत साबित किया कि नहीं, ये आप भ्रम में जी रहे हैं। ठीक है, दुनिया में जो भी हैं वो लोग अपनी संस्कृति खुद चूज़ करते हैं और उसको अपनाते हैं। आप कोई कहीं कि वो नहीं है कि आप जो कहेंगे वो दुनिया में होगा या आप जो दिखाएंगे वो लोग मानेंगे, नहीं। ठीक है, तो ये थे अशेबे। एक और देखिए क्या है क्वेश्चन।
हाउ डिड अशेबे यूज इग्बो कल्चर एंड ओरल ट्रेडिशन इन हिज स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग में अपनी इग्बो कल्चर को और ओरल ट्रेडिशन को अशेबे ने कैसे यूज़ किया है, ये बता दीजिए। चलिए बताते हैं भाई। अशेबेज राइटिंग इज डीपली रूटेड, अशेबे की जो राइटिंग है डीपली रूटेड है इन द इग्बू ओरल ट्रेडिशन, इग्बू की ओरल ट्रेडिशन में। कहानी सुनना सुनाना ये ओरल ट्रेडिशन होती है। विच गेव हिज नॉवेल्स, जो उनकी नॉवेल्स को देता है, यूनिक अफ्रीकन स्टाइल, एक यूनिक अफ्रीकन स्टाइल। इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग वेस्टर्न लिटरेरी मॉडल्स, वेस्टर्न लिटरेरी मॉडल्स को कॉपी करने के बजाय ही इन्फ्यूज्ड हिज वर्क्स विथ फोक टेल्स, वो अपने वर्क्स में फोक टेल्स को जगह देते हैं, सॉन्ग्स को जगह देते हैं, प्रोवर्ब्स और प्रोवर्ब्स को, कहावतों को जगह देते हैं। दिस अलाउड हिम, ये इन्हें अलाउ करता है टू प्रिजर्व एक बुक कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, वाइल ऑल्सो मेकिंग इट एक्सेसिबल टू ग्लोबल रीडर्स, और ग्लोबल रीडर्स तक उसको पहुंचाने में भी। देखिए एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि ग्लोबल रीडर्स तक आप कैसे पहुंचेंगे? क्या अपनी भाषा में पहुंच सकते हैं? नहीं। कहीं हम हिंदी बोलते हैं, अपने इंडिया की अगर बात करें, कहीं मराठी है, कहीं कन्नड़ है, कहीं पर गुजराती है, कहीं पर मलयाली है ना, बहुत सारी ज़बानें हैं इंडिया में, 22 तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी गई हैं। तो हमें जब ग्लोबल रीडर्स तक पहुंचना होगा ना, तो हमें एक जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश। ठीक है, उसी में अपनी बात को पहुंचाना होगा अगर हम पहुंचाना चाहते हैं तो। यही बात चिनुआ को समय समझ आई थी, तो इन्होंने वो जो अपना वर्क है ना, थिंग्स फॉल अपार्ट, उसको इग्बू लैंग्वेज में नहीं लिखा था अपनी, बल्कि किस में लिखा था? इंग्लिश में लिखा था डायरेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ क्या हुई, ये 1958 में जब ये पब्लिश हुई है थिंग्स फॉल अपार्ट, तो बहुत सारे पहले तो पब्लिश करने से मना करते थे। क्यों? क्योंकि अफ्रीकन लोगों को कौन पढ़ना चाहेगा बताइए, जबकि क्योंकि उनके दिमाग में पहले से एक उनकी पिक्चर बैठी हुई है कि वो जंगली होते हैं, सेवेज होते हैं, अनकल्चर्ड होते हैं, है ना। और ये भी तो बात थी, दूसरी ये थी कि कुछ प्रॉफिट हो तब तो आदमी काम करे भाई, बिना प्रॉफिट के क्यों कोई पब्लिशर जो है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि उनको पर दबाव रहता हो कि नहीं, इनको इनकी बात को पहुंचाना ही नहीं है किसी भी हाल में दुनिया तक, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो खैर एक हैनीमैन थे जो आपके 1958 में पब्लिश करते हैं आपकी थिंग्स फॉल अपार्ट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन थिंग्स फॉल अपार्ट में अशेबे राइट्स, अशेबे लिखते हैं, व्हेन द मून इज शाइनिंग, जब वो चांद चमक रहा हो, द क्रिपल बिकम्स हंग्री फॉर अ वॉक, तो जो क्रिपल है वो हंग्री हो जाती है किसके लिए? वॉक के लिए। चैप्टर 2 में लिखते हैं ये। सच इमेजरी इज टिपिकल ऑफ ओरल स्टोरी टेलिंग, इस तरह की जो इमेजरी है ना, ये स्टोरी टेलिंग को बड़े अच्छे से दिखाती है। वेयर रिदम एंड मेटाफर आर यूज्ड टू टीच लाइफ लेसन्स, जहाँ पर रिदम भी मेटाफर भी यूज किए जाते हैं टू टीच लाइफ लेसन्स, जिंदगी के पाठ पढ़ाने के लिए। सिमिलरली इसी तरह से लेट द काइट पर्च एंड लेट द ईगल पर्च टू, इफ वन सेज नो टू अदर लेट हिज विंग ब्रेक, कह रहे हैं कि काइट को भी उड़ने दीजिए और ईगल को भी उड़ने दीजिए। इफ वन सेज नो टू द अदर, अगर कोई एक दूसरे को ना कहे ना, तो लेट हिज विंग ब्रेक, उसके पर ही तोड़ दो, खत्म कर दो। रिफ्लेक्ट्स, ये बात दिखाती है कि इग्बो वैल्यूज ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड बैलेंस। अच्छी बात है कि मतलब वो आसमान अगर खुला है ना तो सबके लिए है, कोई बंदिश नहीं किसी के लिए कि नहीं मैं उड़ूंगा तुम नहीं उड़ोगे। तो करेंगे जो उड़ने से इनकार करे या जो अपने आप को सुपीरियर दिखाए कि नहीं मैं उड़ूंगा ये नहीं, तो उसके परों को ही तोड़ दो। तो इसे क्या दिखाया इन्होंने? को एग्जिस्टेंस दिखाया है और प्रकृति का बैलेंस दिखाया है कि हर चीज़ पर प्रकृति के हर किसी का बराबर का अधिकार है। आगे देखते हैं। ही ऑल्सो यूज मिथ एंड सिम्बोलिज्म, उन्होंने मिथ और सिम्बोलिज्म का भी यूज़ किया है। इन ऑफ गॉड, जो ये आपकी इनकी तीसरी ट्रायोलॉजी की शायद ये लास्ट नॉवेल है, इसमें द चीफ प्रीस्ट एज एज़ेलू एम्बोडीज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड कॉलोनियल रूल, इसमें भी एज़ेलू जो है वो एम्बोडीज दिखाते हैं द कन्फ्लिक्ट, संघर्ष को बिटवीन ट्रेडिशन परंपरा और कॉलोनियल रूल के बीच में। शोइंग हाउ इग्बू कॉस्मोलॉजी वाज इंटरवीन्ड विद पॉलिटिकल लाइफ, की किस तरह से इग्बू की जो कॉस्मोलॉजी है वो इंटरवीन कर रही है पॉलिटिकल लाइफ के साथ में। अशेबे एक्सप्लेन्ड दैट, अशेबे ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि इग्बू इग्बू वर्ल्ड व्यू
नो सिंगल ट्रूथ सेटिस्फाइड मी, कि कोई एक इकलौता सच मुझे सेटिस्फाई नहीं करता। दिस रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करता है ओरल ट्रेडिशंस ओपननेस, ओरल ट्रेडिशन की ओपननेस को, टू मल्टीपल परस्पेक्टिव्स। क्या मतलब है इसका? नो सिंगल ट्रूथ सेटिस्फाई मी, कि आपने कह दिया कि आसमान जो है नीला है, ठीक है, तो एक वो कल्चर क्या कहता है कि नहीं और भी हम लोगों को सुनेंगे, भाई आपने देखा, ठीक बात है। अब कोई अगर शाम के देखा होगा तो वो कहेगा नहीं ये हल्का सा लाल दिखाई देता है ना। किसी ने रात में देखा होगा तो वो कहेगा नहीं काला दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि सिंगल ट्रुथ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, जो इकलौता ट्रुथ सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है जब तक आप कई एक पर्सपेक्टिव को ना देख ले। देखिए ये थे, मतलब ये पढ़े लिखों का ही निशानी है ना, कि किसी से सुनी हुई बात को नहीं मानते बल्कि खुद जो है उसको इंट्रोस्पेक्ट भी करते हैं और कई लोगों से उसको पूछते भी हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव भी लेते हैं उसके, है ना। और कॉलोनियल इनको क्या कहते हैं कि जाहिल हैं ये जंगली हैं, ये असभ्य हैं, ये हमें इनको इंसान बनाना, हम इसलिए इनको गुलाम बनाए हैं। चलिए, बाई ब्लेंडिंग इंग्लिश प्रोज विथ अफ्रीकन ईडियम्स, इंग्लिश प्रोज को अफ्रीकन इंडियम एडियम्स के साथ में ब्लेंड करके अशीबे क्रिएटेड अ हाइब्रिड स्टाइल, अशीबे ने एक हाइब्रिड स्टाइल ईजाद करी। दैट वाज बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल, जो लोकल भी थी इंटरनेशनल भी। ही सेड, वो कहते हैं, हैव बीन गिवन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई इंटेंड टू यूज़ इट टू टेल माई स्टोरी। करेंगे मैंने सिर्फ इंग्लिश को इसलिए चुना है ताकि मैं अपनी स्टोरी कह सकूं, नहीं तो मेरी लैंग्वेज काफ़ी थी। इन दिस वे, इस प्रकार से, अशेबे केप्ट इग्बो ट्रेडिशन अलाइव इन रिटन फॉर्म, वो रिटन फॉर्म में इग्बो ट्रेडिशन को जिंदा रखते हैं। प्रूविंग, ये साबित करते हुए, दैट की अफ्रीकन कल्चर प्राइमिटिव बट सोफिस्टिकेटेड वाज नॉट अडाप्टेबल एंड वाइज। करेंगे जो अफ्रीकन कल्चर है प्राइमिटिव है बट सोफिस्टिकेटेड वाज नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन ये सोफिस्टिकेशन उसमें जो है अडाप्टेबल नहीं है, एंड वाइज, ठीक है, और वो बुद्धिमानी से भरा हुआ भी है। यानी अफ्रीकन कल्चर में भी वो सारी बातें हैं जो दूसरे कल्चर्स में हैं, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखना, को एग्जिस्टेंस की भावना रखना, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व रखना, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना, बुद्धिमानी की बात करना, किसी एक बात पर अडिग ना होना, बल्कि दूसरों के परिस्पेक्टिव नज़रिए को भी उसमें स्थान देना। तो ये सब बातों की बात कर रहे हैं शेबे, ठीक है। तो ये हो गया इनका दूसरा क्वेश्चन। शेबे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि देखिए थिंग्स फॉल अपार्ट से ठीक ठाक क्वेश्चन आपके प्री में पूछे गए, ठीक है ना। तो अच्छे से इनको तैयार रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट थीम्स, थोड़ा सा नीचे आ जाओ भाई। व्हाट थीम्स ऑफ colonialism and post-colonial Nigeria are explored in अशेबेज novels। अशेबे के नॉवेल्स में किस तरह की कॉलोनियल की थीम और पोस्ट कॉलोनियल की थीम नाइजीरिया में दिखाई गई है या नाइजीरिया से ली गई है, देखते हैं भाई। अशेबेज नॉवेल्स, अशेबे की जो नॉवेल है, एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म, ठीक है, इसके इम्पैक्ट को दिखाते हैं। द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट नाइजीरिया, और इंडिपेंडेंट नाइजीरिया की स्ट्रगल संघर्ष को भी दिखाते हैं। इन थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट में द ट्रेजिडी ऑफ ओकोंक्वो, ओकोंक्वो की जो ट्रेजिडी है, मिरर्स, वो हमें दिखाती है द ट्रेजिडी ऑफ अ होल सोसाइटी, पूरी सोसाइटी की एक ट्रेजिडी को। टॉर्न अपार्ट, जो बट गई है, बाई बांट दी गई है, बाई ब्रिटिश मिशनरीज के द्वारा, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स और उनके प्रशासकों के द्वारा। एज क्रिटिक अर्नेस्ट एमेनियोनो नोटेड, जैसे कि अर्नेस्ट एमेनियोनो ने नोट किया है कि कॉलोनाइजेशन वाज शोन एज द सिस्टमेटिक एमेस्कुलेशन ऑफ द इंटायर कल्चर। कॉलोनाइजेशन को पूरी की पूरी संस्कृति के एमेस्कुलेशन, सिस्टमेटिक, बल्कि इसको कहिए कि बड़े ही विधिवत तरीके से उसको बर्बाद करने, उसको नष्ट करने, उसको बांटने को दिखाया गया है। यह कोलोनलाइजेशन जो है वो नाम ही इसी का है, जहाँ जाइए वहाँ बांटिए और राज करिए। आगे देखिएगा, हिज सेकेंड नॉवल, उनकी जो सेकेंड नॉवल थी नो लॉन्गर एट ईज, जो कि 1960 में आई,
मूव्स द स्टोरी टू मॉडर्न लेगोस, वो मॉडर्न लेगोस तक स्टोरी ले जाती है। ओबी ओकोंक्वोस ग्रैंडसन इज़ अ सिविल सर्वेंट, वो एक सिविल सर्वेंट बन चुका है। कॉट बिटवीन ट्रेडिशनल वैल्यूज़, वो फंसा हुआ है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी के बीच में। अशेबे शोज हाउ करप्शन इज सीप्स इनटू पोस्ट कॉलोनियल लाइफ, अशेबे दिखाते हैं कि कैसे करप्शन जो है वो पोस्ट कॉलोनियल लाइफ में भी आ चुका है, घर बना चुका है। अ मैन हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ नाइजर, एक व्यक्ति जो नाइजर के किनारे पर रहता है, शुड नॉट वॉश हिज हैंड्स विथ स्पिटल, उसे स्पिटल थूक से जो है अपने हाथों को नहीं धोना चाहिए भाई। अ प्रोवर्ब रिमाइंडिंग, ये एक प्रोवर्ब है जो ये रिमाइंड कराती है ओबी को ऑफ मोरल डिसिप्लिन, कि वो अपने नैतिक डिसिप्लिन को ना भूले। वही शी ट्रेजिकली फेल्स टू अपहोल्ड, जिन्हें वो ट्रेजिकली अफसोस के तौर पर उसको जो है वो भूल चुका है या उसको अपहोल्ड नहीं कर पाया है। अच्छा आगे देखिए, इन अ मैन ऑफ पीपल 1966 में जो इनका वर्क आया, अशेबे यूजर्स सटायर, अशेबे ने सटायर को यूज़ किया टू डेपिक्ट करप्ट पॉलिटिशियंस, डेपिक्ट दिखाने के लिए करप्ट पॉलिटिशियंस, भ्रष्टाचारी नेताओं को। हु बेट्रे द होप्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जिन्होंने आज़ादी की आशाओं को धोखा दिया। द टीचर ओडली कन्फ्रंट्स द ग्रीडी मिनिस्टर नंगा, जो टीचर हैं ओडली वो कन्फ्रंट से सामना करते हैं ग्रीडी मिनिस्टर नांगा का। एक्सपोजिंग द साइकिल ऑफ पावर एंड बेट्राइल, जो साइकिल ऑफ पावर को और बेट्राइल धोखे को क्या करता है, दिखाता है, एक्सपोज करता है। फाइनली अंत में एंथिल्स ऑफ सवन्ना 1987 प्रेजेंट्स अ फिक्शनल अफ्रीकन स्टेट, ये एक फिक्शनल अफ्रीकन स्टेट को दिखाता है वर्क। अंडर मिलिट्री मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर में रिफ्लेक्टिंग, और वो ये बात बताता है कि हाउ पॉलिटिकल फेल्योर्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल नाइजीरिया, कि जो पोस्ट कॉलोनियल नाइजीरिया के रिफ्लेक्टिंग द पॉलिटिकल फेल्योर्स, अच्छा पोस्ट कॉलोनियल नाइजीरिया में पॉलिटिकल फेल्योर को दिखाता है कि कैसे वहाँ के लोग जो है कॉलोनीज बन करके अपना सब कुछ खो चुके हैं और आज़ादी के बाद भी अभी तक वो जो है स्टेबल नहीं हो पाए, उन वहाँ पर जो है अभी भी कोई भी सरकार जो है वो टिक नहीं पा रही है, इसलिए वहाँ पर मिलिट्री का डिक्टेटरशिप है। करेक्टर्स लाइक एकेम, करेक्टर जैसे एकेम है, रिमाइंड रीडर्स, वो रीडर को रिमाइंड कराता है ट्रूथ इज़ नेवर एब्सोल्यूट, ट्रूथ कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। वट एवर यू आर इन नेवर इज़ नेवर इनफ, वट एवर यू आर, आप जो कभी हैं नेवर इनफ, वो पर्याप्त नहीं है कभी भी। यू मस्ट फाइंड अ वे टू एक्सेप्ट समथिंग, आपको कुछ और एक्सेप्ट करने के लिए भी रास्ता रखना चाहिए। फ्रॉम द अदर टू मेक यू होल, दूसरों से प्राप्त करने के लिए ताकि आप पूर्ण हो सके, यानी आप जितने हैं उतने काफ़ी नहीं है, आपको दूसरों से भी कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए ताकि आप पूरे हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं। अक्रॉस हिज नॉवेल्स अशेबे, अपनी पूरी की पूरी नॉवेल्स में अशेबे जो है शोज दिखाते हैं दैट वाइल कोलोनियलिज्म वुंडेड अफ्रीका, कोलोनियलिज्म ने जब वुंडेड अफ्रीका को घायल कर दिया, तो इंडिपेंडेंस ऑल्सो ब्रॉड करप्शन, इंडिपेंडेंस भी जब आई ना तो वो भी भ्रष्टाचार लेके आई, एलिटिसिज्म लेके आई, अमीर वर्ग लेके आई, एंड डिसइल्यूजनमेंट लेकर के आई, और लोगों को बस कंफ्यूज रहते थे कि हम अपने लिए क्या करें, भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, वो अजीब से डिसइल्यूजनमेंट में रहते थे, अजीब से भ्रम में जी रहे हैं। हिज वर्क्स रिमेन अ मिरर ऑफ नाइजीरिया सोसाइटी हिस्ट्री, उनके जो वर्क है ना वो नाइजीरिया की हिस्ट्री के मिरर की तरह काम करते हैं, कि जो कोलोनाइजेशन के दौर का भी नाइजीरिया उन्होंने दिखाया है, पोस्ट कोलोनाइजेशन का भी नाइजीरिया उन्होंने दिखाया है जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, लोग जो है वो भ्रम में जी रहे हैं, लोगों में जो है वो अंग्रेज़ों की सी एलाइटनेस आ गई है कि मैं हूँ, मैं जो कहूँगा वो होगा, यानी मैं सुपीरियर हूँ बाकी सब इन्फीरियर हैं, जैसा कि ये लोग अपने लिए कहलवाते थे सबसे। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, एक और डिस्कस कर लें क्या, फिर हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो 5वां फिर अपन सीधे थिंग्स फॉल अपार्ट को शुरू कर लेंगे, ठीक है। चलिए,
वाई इज थिंग्स फॉल अपार्ट कंसिडर्ड अ शेबेज मास्टरपीस एंड अ टर्निंग पॉइंट इन अफ्रीकन लिटरेचर। करें कि थिंग्स फॉल अपार्ट को शिनवा शेबे का मास्टरपीस क्यों माना जाता है, और ये टर्निंग पॉइंट कैसे है अफ्रीकन लिटरेचर को ट्रांसफॉर्म करने में, ये बात भी बता दीजिए। चलिए बताते हैं। देखिए, आपको थोड़ी सी एक बार फिर से रिमाइंड करा दें कि देखिए वीडियोस को अच्छे से देखिए भी, जो चीज़ें नोट करने वाली उनको नोट कर लीजिए, और नोट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। नोट्स को भी पढ़ते रहिए, वीडियोस को भी देखते रहिए। इस बार एक सीट लेनी ही है, ये सोच लीजिए। आप एक वो लाइन ध्यान करिए, बड़ी अच्छी है वो, ऑथर का नाम नहीं ध्यान आ रहा है, शायद आपको ध्यान आ जाए। जिसमें कहते हैं कि आई एम यूर अ फाइटर, सो वन लास्ट फाइट, द बेस्ट एंड द लास्ट। ठीक है, तो मैं इसी को दिमाग में रखिए कि मैं योद्धा हूँ, शूरवीर हूँ, तो चलो एक और लड़ाई हो जाए, और ऐसी लड़ाई की जो सबसे अच्छी हो और अंतिम हो। तो राइटर बताइएगा कमेंट में, अभी भी नहीं ध्यान आ रहे हैं। बड़ी अच्छी लाइन्स, गजब। और शायद ये टेनिसन ने कहा है क्या, उसमें आपके यूलिसिस में, है ना, देख लीजिएगा। गजब मोटिवेटेड लाइन्स है ये। आई एम यूर अ फाइटर, सो वन मोर लास्ट फाइट, द बेस्ट एंड द लास्ट। चलिए, तो कह रहे हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट को अशेबे का मास्टरपीस क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। ठीक है, और ये टर्निंग पॉइंट कैसे बना अफ्रीकन लिटरेचर को ट्रांसफॉर्म करने में। चलिए, थिंग्स फॉल अपार्ट जो कि 1958 में आया, इसका जो आपका टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, द सेकेंड कमिंग से लिया गया है। किसका वर्क है, W.B. यीट्स का है, इसको भी ध्यान रखना है। इज़ अशेबेज मोस्ट फेमस नॉवल, ये अशेबे की मोस्ट फेमस नॉवल है, एंड द मोस्ट वाइडली रेड अफ्रीकन बुक वर्ल्ड वाइड, और पूरी दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली सबसे प्रसिद्ध अफ्रीकन किताब है ये। इट इज़ कंसिडर्ड अ मास्टरपीस, इसे एक मास्टरपीस माना जाता है, बिकॉज क्योंकि इट गेव अफ्रीका लिटरेरी आइडेंटिटी, इसने अफ्रीका की लिटरेरी आइडेंटिटी दी, एंड चैलेंज टू वेस्टर्न स्टीरियोटाइप्स, और वेस्टर्न स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया खुले तौर पर। बिफोर अशेबे, अशेबे से पहले क्या हो रहा था, अफ्रीकन कैरेक्टर्स इन लिटरेचर, अफ्रीकन जो कैरेक्टर होते थे ना लिटरेचर में जो दिखाए जाते थे, वर ऑफन वॉइसलेस और कैरिकेचर्ड। वॉइसलेस होते थे या कैरिकेचर्ड होते थे, बनावटी होते थे। अशेबेज नॉवल गेव देम डेप्थ, अशेबे की नॉवल ने उन्हें डेप्थ दी, डिग्निटी भी दी, एंड ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी भी दी। द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ ओकोंक्वो, ये जो नॉवल है ओकोंक्वो की स्टोरी हमें बताती है, जो कि बड़ा मैस्कुलिन बॉडी रखने वाला है, ठीक ठाक ताकतवर है, रेसलर भी है, और वो अपने आप को चाहता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले। बहुत अमीर भी है, खेती किसानी करके खूब सारा उसने पैसा इकट्ठा कर लिया है, और जो वो चाहता है सोसाइटी में उसकी ठीक ठाक इज्जत भी है, उसे सम्मान भी मिलता है। बस उसे ये अंग्रेज़ों का आना और उसकी ट्रेडिशंस में टांग अड़ाना ये उसको पसंद नहीं आता है, इसलिए वो उनसे टकरा जाता है। लेकिन टकराने के बाद क्या होता है कि जब वो देखता है कि कोई भी उसके साथ आ ही नहीं रहा, तो वो फिर सज़ा से तो खैर नहीं बचने के लिए, बल्कि अपनी जो है उनके सामने झुकने को ना पसंद करते हुए वो फांसी लगा लेता है कि मैं झुकूंगा नहीं, चाहे दुनिया में रहूं ना रहूं। अ प्राउड एग्बो रिफॉर्मर, अ प्राउड एग्बो फार्मर, ठीक है, एग्बो फार्मर था, प्राउड, आप घमंड से भरा हुआ भी कह सकते हैं, और अपनी ट्रेडिशन पर गौरव करने वाले भी कह सकते हैं इसको। गौरव करने वाला ट्रेडिशन पे ज़्यादा अच्छा है। हुज डाउनफॉल सिंबलाइजेज, जिसका डाउनफॉल ये सिंबलाइज करता है द डिसरप्शन ऑफ अफ्रीकन ट्रेडिशन, अफ्रीकन ट्रेडिशन के डिसरप्शन को, बिखरने को, ख़त्म होने को, बाई कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल की वजह से। अशेबे पोर्ट्रेज एग्बो सोसाइटी, अशेबे जो है एग्बो सोसाइटी को पोर्ट्रे करते हैं एज रिच इन विजडम, विजडम में परिपूर्ण हो। व्हेन अ मैन सेज, जब एक आदमी कहता है यस, हिज चाय सेज यस आल्सो, उसकी चाय भी यस कहती है। ये अशेबे इसका अच्छा मतलब बता पाएंगे। येट दिस सेम सोसाइटी इज वल्नरेबल टू इटरनल वीकनेसेस एंड एक्सटर्नल इन्वेजन, फिर भी ये जो सोसाइटी है ये शिकार हो जाती है इंटरनल वीकनेस का भी और एक्सटर्नल इन्वेजन का भी, बाहर से आने होने वाले आक्रमण का भी, और अंदरूनी अपनी कमजोरी का भी। द बुक ऑल्सो इंट्रोड्यूस द वर्ड टू द पावर ऑफ अफ्रीकन प्रोवर्ब्स, ये जो बुक है ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड
दुनिया के सामने वो इंट्रोड्यूस करते हैं द पावर ऑफ अफ्रीकन प्रोवर्ब्स को भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अ प्राउड हार्ट कैन सर्वाइव जनरल फेल्योर, जो एक घमंड से भरा हुआ हार्ट होता है ना, वो एक जनरल फेल्योर को सर्वाइव कर सकता है। इट इज़ मोर डिफिकल्ट एंड मोर बिटर व्हेन अ मैन फेल्स अलोन, ये ज़्यादा कठिन और बुरी बात होती है जब एक आदमी अकेले जो है वो जो फेल होता है। सच सेइंग्स रिफ्लेक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ऐसी सेइंग्स जो हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ को साबित करती हैं या रिफ्लेक्ट करती हैं, वाइल स्टेइंग रूटेड इन इग्बो कल्चर, इग्बो कल्चर में रूटेड होते हुए। यानी बात इग्बो के कल्चर के लोग कह रहे हैं, लेकिन बात जो है वो पूरी दुनिया पर लागू हो रही है। द नॉवेल्स टाइटल, ये जो नॉवेल का टाइटल है, टेकन फ्रॉम W.B. यीट्स पोयम द सेकंड कमिंग, अपन डिस्कस कर चुके हैं। कनेक्ट्स द लोकल इग्बो ट्रेजिडी टू ग्लोबल हिस्ट्री, इग्बो ट्रेजिडी को ग्लोबल हिस्ट्री के साथ जोड़ने का काम करती है। शोइंग दैट, ये दिखाते हुए दैट कि कोलोनियलिज्म कॉज्ड केओस अक्रॉस कल्चर्स, जो कोलोनियलिज्म है उसने सभी संस्कृतियों में केओस, उथल पुथल मचा दी है। क्रिटिक्स प्रेज द नॉवेल, क्रिटिक्स ने इस नॉवेल को प्रेज किया एज द फर्स्ट टू प्रेजेंट, पहली नॉवेल जिसने प्रेजेंट किया हो अफ्रीका को फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, यानी जो अफ्रीका का अंदरूनी, यानी जिस बात को कॉलोनियल राइटर्स ने छिपाया और उसकी आउटर चीज़ों को दिखाया कि उनका पहनावा क्या है, खाना पीना क्या है, रहने का ढंग क्या है, इस आउटर को देख करके लोग समझते कि ये असभ्य है ये। लेकिन इनकी नॉवेल ने या इस नॉवेल ने क्या किया, उनके सभ्यता को दिखाया, उनकी प्रोवर्ब्स को दिखाया जो यूनिवर्सल है, ठीक है ना, उनके को एग्जिस्टेंस को, महत्व को समझने को भी हमें बताया है। इट बिकेम कॉर्नर स्टोन ऑफ द अफ्रीकन राइटर्स सीरीज, इन्फ्लुएंसिंग राइटर्स लाइक एनगुगी वो थियोंगो, गजब नाम है, याद कर पाइएगा तो, चिमामंदा अडिशी, ये दो नाम हैं जिनको इसने कॉर्नर स्टोन के तौर पर बन करके काम किया और उनको प्रभावित किया। अल्टीमेटली थिंग्स फॉल अपार्ट इज मोर देन अ नॉवेल, थिंग्स फॉल अपार्ट एक नॉवेल से ज़्यादा है। इट इज़ अ कल्चरल रेवोल्यूशन, ये एक सांस्कृतिक क्रांति है। इट रिस्टोर्ड अफ्रीकन वॉइसेस, ये अफ्रीकन वॉइसेस को रिस्टोर करती है टू वर्ल्ड लिटरेचर, दुनिया के लिटरेचर में। मेकिंग अशेबे एन आइकन ऑफ पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस, अशेबे को पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी और रेजिस्टेंस का आइकन बनाते हुए, कैसे वो अकेली दम पर जो है एक आइकन बन के उन्होंने स्टैंड लिया और काउंटर किया कॉलोनियल राइटर्स के सामने, ठीक है ना, जो ये जताते फिरते थे दुनिया में कि नहीं हमने अफ्रीका को सभ्य बनाने के लिए उसको गुलाम बनाया। तो ये थे हमारे चिनुआ अशेबे और उनका वर्क जो थिंग्स फॉल अपार्ट, उससे भी कुछ कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए अगला जो हमारा सेशन रहेगा वो थिंग्स फॉल अपार्ट पर पूरी तरह से बेस्ड रहेगा, उसी से जो भी क्वेश्चन होंगे वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, हाँ, इस PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और व्हाट्सअप चाहें तो ज्वाइन कर लें, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए वीडियोस को भी देखना है आपको, और जो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं इनकी PDF या जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको भी देखते रहिए, दोनों मिल करके आपकी तैयारी को अच्छा बनाएंगे, ठीक है भाई। और देखिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए चैनल को, लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। और किसी तरह का कोई आपको आपका सुझाव हो कि और हम क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं, तो कमेंट आपके लिए ओपन है बिल्कुल, कमेंट बॉक्स, उसमें आकर के अपने सुझाव दीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग मिलजुल कर म्यूचुअली एक दूसरे के काम आ सके, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।